सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। आपका बैंक आपके द्वार नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय डाक भुगतान बैंक की करेंगे शुरुआत। 1,55,000 डाकघरों के जरिए देश के घर घर तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवा। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य होगा हासिल। वित्त मंत्री ने जीडीपी में 8.2% की वृद्धि दर को बताया आर्थिक सुधार और वित्तीय दूरदर्शिता का नतीजा। वित्त मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष में 7.5% के लक्ष्य को पार करने की जताई उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया मोदी सरकार के क्रांतिकारी परिवर्तनों की झलक। एसोचैम ने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शानदार प्रदर्शन का नतीजा। नई कार और बाइक खरीदना हुआ महंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा कराना जरूरी। लंबी अवधि के प्रीमियम भुगतान की वजह से बढ़ेंगी नई गाड़ी की कीमतें। रेल मुसाफिरों के लिए आज से वैकल्पिक होगा यात्री बीमा। ऑनलाइन टिकट लेने वालों के लिए निःशुल्क बीमा की सुविधा रेलवे ने ली वापस। बीमा कवरेज के लिए अब अदा करना होगा प्रीमियम। और 18वें एशियाई खेलों में आज मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक पर भारत की नजर। 49 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अमित पंघल का उज्बेकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता से मुकाबला। स्वर्ण पदक के लिए हांगकांग से भारतीय महिला स्क्वैश टीम की होगी भिड़ंत। पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के लिए भारत पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी की आज से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक का उद्घाटन करेंगे। इस कदम से गांव में बैठे आम आदमी को अपने दरवाजे पर किफायती और भरोसेमंद बैंकिंग सेवा मिल सकेगी। वित्तीय समावेशन के साथ ग्रामीण इलाकों के लिए यह कदम बेहद क्रांतिकारी साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपका बैंक आपके द्वार नारे के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी की शुरुआत करेंगे। डगमगा रहे भारतीय डाक विभाग को जहां ये पहल नया जीवन देगी, वहीं वित्तीय समावेशन की दिशा में भी मील का पत्थर बनेगी। आईपीपीबी की शुरुआत के बाद देश में बैंक शाखाओं की तादाद बढ़कर 3 लाख के करीब हो जाएगी। अभी सार्वजनिक और निजी बैंकों की कुल 1,40,000 शाखाएं हैं, जिनमें गांव में महज 49,000 शाखाएं हैं। आईपीपीबी के जरिए से भारतीय डाक की 1,55,000 शाखाओं के जुड़ने से गांव में 3 गुना शाखाएं बढ़ जाएंगी। आज ही आईपीपीबी की देश भर में 650 शाखाएं और 3,250 एक्सेस पॉइंट्स का शुभारंभ भी होगा। सबसे ट्रस्टेड, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बैंक भारत सरकार बनाने जा रही है। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक रूरल इंडिया में करीब 49,000 बैंक्स हैं और हमारे रोल आउट के बाद लगभग 1,30,000 नए बैंक केवल रूरल इंडिया में होगा और कुल 1,55,000 देश भर में बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रारंभ कर सकेगा। भारतीय डाक के पास 1,55,000 डाकघरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है। इनमें से ग्रामीण डाकघरों की संख्या 1,39,067 है। भारतीय डाक के पास करीब 1,84,000 कर्मचारी हैं, जबकि ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या 2,49,000 है। एक डाकघर औसतन 7,753 लोगों को सेवा दे रहा है। दिसंबर के अंत तक सभी 1,55,000 डाकघरों को आईपीपीबी से जोड़ दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है समाज में या देश में, विश्वसनीयता, मुझे लगता है कि ये पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए वरदान साबित होगा। हमारे 3 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक वो फाइनेंशियल एजेंट के रूप में डोर स्टेप बैंकिंग, लोगों के दरवाजे तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में समर्थ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। 2016 में ही उन्होंने इस बाबत एक खाका तैयार किया था, जिसकी बुनियादी तैयारी
तत्कालीन संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की। भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ 17 अगस्त 2016 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। रांची और रायपुर में इसकी 2 शाखाएं 2017 में खोली गईं। IPPB बचत और चालू खातों, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल और कई सेवाएं देगा। इसके लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग होगा। काउंटर सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग ऐप, SMS और IVR इस सेवा की ताकत होंगी। देश भर में इसके ATM और माइक्रो ATM भी काम करेंगे। ग्राहकों को ऋण देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के एजेंट के रूप में भी ये काम करेगा। IPPB में आधार नंबर से ही खाता खुल जाएगा। किसान फसल बीमा, पशु बीमा, लघु ऋण की राशि जमा और निकाल सकेंगे, जबकि महिलाएं बिना घर से निकले पैसे जमा या निकाल सकेंगी। सरकार की जो मुख्य सबसे मैं कहूं कि महत्वाकांक्षी योजना है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें भी IPPB काफी सहायक सिद्ध होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सफलता के लिए बहुत ठोस रणनीति बनी है। कैबिनेट ने IIPB के व्यय को बढ़ाकर 1435 करोड़ रुपए करने के साथ इस बात को भी ध्यान में रखा है कि पहले से मौजूद पेमेंट्स बैंकों से प्रतिस्पर्धा में ये आगे निकलें। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से किस तरह की सेवाएं मिलेंगी, इस पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने भारतीय डाक विभाग के सचिव AN नंद से खास बात की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू हो रहा है, तो इसके आ जाने से इस जो लाइसेंस है जो सर, इससे किस तरह के चेंजेज आने जा रहे हैं पूरे जो डाक का जो परिदृश्य है आपका? हम लोग के जो ग्रामीण डाक सेवक हैं और पोस्टमैन हैं, वो मोबाइल और बायोमेट्रिक डिवाइस लेके जाएंगे। अकाउंट eKYC के माध्यम से 5 मिनट में खुल जाएंगे। कोई कागज़ पत्र का लेखा जोखा नहीं रहेगा। और पेमेंट जब होगा तब वही बायोमेट्रिक में, और कोई किसी का बिल पेमेंट करना चाहता है वही भी बायोमेट्रिक में। कोई अपना अकाउंट बैलेंस वेरिफिकेशन करना चाहेगा मोबाइल के जरिए से कर सकता है। और यहाँ तक कि असिस्टेड UPI जो है, कोई जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो आप डाउनलोड करके नहीं कर सकता है, तो वो कोई एजेंट के जरिए जाके कर सकता है। तो बैंक किसी के द्वार तक पहुंच जाएगा, ये कोई कल्पनातीत है। वो सिर्फ वही कर सकता है, डाक विभाग ही कर सकता है। जो खासतौर बचत खातों को कैसे जोड़ेंगे इसके साथ? जो बचत खाता है उसकी कुल संख्या है 17 करोड़। 17 करोड़ खाताधारी तो खाता था उनके पास, लेकिन वो जो आजकल का जो इंटरनेट बैंकिंग है, RTGS है, IMPS है, जो तुरंत सब धनांतरण करता था बैंक में, उसके थ्रू से इंटरनेट बैंकिंग करके पेमेंट करता था, ये सब सुविधा से लेस नहीं था। अब जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ रहा है, उनके पास ये सब करने का लाइसेंस है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो अकाउंट खोलने का मतलब मिला है तो वो 1 लाख तक है। और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के अकाउंट 1 लाख का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी के IPPB अकाउंट में अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो इस जो ज़्यादा अमाउंट एंड ऑफ द डे में जो होगा वो तो इसको कहीं और एक अकाउंट में भेजना है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उसी खाताधारी का जो होगा वो अकाउंट में चला जाएगा। और POS भी जो 17 करोड़ जो खाताधारी हैं उनको RTGS, डिजिटल पेमेंट और ये सब का जो है IMPS है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये सब का सुविधा भी मिल जाएगा। ये बैंक के अलावा कुछ और ऐसी योजनाएं जो आपको लग रहा है, ई-कॉमर्स में भी हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ और चीज़ें करने की योजना है? क्योंकि ये पेमेंट बैंक है, उनको लोन देने का अधिकार नहीं है, तो लोगों के पास लोन पहुंचेगा कैसा? तो ये जितने सारे कमर्शियल बैंक जिनको लोन देने का काम मिला है, लेकिन वो लोग गांव दूर दराज तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल करेंगे।
मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की विकास दर 2 साल में सबसे अधिक दर्ज की गई है। 2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी 8% के पार पहुंच गया है, जो पिछली पहली 15 तिमाहियों में सबसे अधिक है। 2018-19 में अप्रैल से जून की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर बढ़कर 8.2% हो गई। आर्थिक विकास दर 2017 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी मार्च में 7.7% रही थी। वहीं साल 2017-18 की पहली तिमाही में जीडीपी 5.7% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर अप्रैल जून में 13.5% रही। पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर -1.8% थी। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। इसी तरह अप्रैल जून तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.3% रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर 3% थी। पिछले साल जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर घटकर 2.6% हो गई थी। हालांकि इसके बाद कृषि विकास दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी अप्रैल जून के दौरान खासी बढ़ी है। इस दौरान बिक्री में बढ़ोतरी की दर 51.6% रही, जबकि पिछले साल अप्रैल जून तिमाही में यह दर -9.1% थी। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं चीन की विकास दर इस दौरान 6.7% रही है। इसके अलावा आज जुलाई महीने में 8 कोर सेक्टर की विकास दर के आंकड़े जारी हुए, जो 6.6% रहे हैं। इसकी साफ वजह कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और फर्टिलाइजर का उत्पादन बेहतर रहना है। Economic performance, the economy's performance is back to very normal good growth path is complete. We had over 8% of quarterly growth, I think last time in the first quarter of 2016-17. Now with after 8 quarters we are at 8.2%. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का 8.2% के स्तर पर पहुंचना भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। वित्त मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि सुधार और वित्तीय दूरदर्शिता का फायदा देश को मिलने लगा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने भी जीडीपी की विकास दर में वृद्धि का स्वागत किया है। वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने बताया कि 8.2% की विकास दर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जीएसटी जैसे कई ढांचागत सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों की झलक देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। औद्योगिक संगठनों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर के 8.2% के स्तर पर पहुंचने को पिछले 4 वर्षों में सरकार की ओर से किए गए सुधारों का नतीजा बताया है। एसोचैम ने कहा कि रोजगार देने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज वृद्धि से जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। आज से नई कार और दुपहिया वाहन खरीदना महंगा हो गया है। अब कारों का 3 साल और दुपहिया वाहनों का 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हो गया है। इस व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। लंबे अवधि के लिए बीमा कराने से गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी। फिलहाल थर्ड पार्टी बीमा 1 साल के लिए होता है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति ने वाहनों की खरीद के समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। समिति ने बताया था कि देश में 18 करोड़ वाहन चल रहे हैं, जिनमें से महज 6 करोड़ का ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। इस वजह से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, क्योंकि अधिकतर वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। रेल यात्रियों के लिए आज से ट्रैवल इंश्योरेंस लेना वैकल्पिक होगा। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट लेने वालों के लिए निःशुल्क अनिवार्य ट्रैवल इंश्योरेंस कवर खत्म कर दिया है। जो यात्री आईआरसीटीसी के जरिए टिकट खरीदते हैं, उन्हें अगर ये सुविधा चाहिए तो इसका विकल्प चुनना होगा।
अब तक ऑनलाइन टिकट लेने वाले सभी यात्रियों को ये इंश्योरेंस मिलता था। अब यात्रियों को इस सेवा के लिए भुगतान करना होगा। जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला किया है। 2021 में सरकार पहली बार जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा भी जुटाएगी। गृह मंत्रालय ने ओबीसी डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल थे। बैठक में राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की रूपरेखा को सही तरीके से लागू करने का फैसला किया। साथ ही गृह मंत्री ने जनगणना की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है। सरकार के मुताबिक जनगणना खत्म होने के 3 साल के भीतर ही पूरे आंकड़ों को जारी किया जाएगा। पहले जनगणना के आंकड़ों को जारी करने में 7 से 8 साल लग जाते थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक घरों की सूची तैयार करने के लिए मैप और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। विधि आयोग ने पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान 18 साल किए जाने का सुझाव दिया है। अभी महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल, जबकि पुरुषों के लिए ये 21 साल है। जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 और पुरुषों के लिए 21 साल रखने की जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा कि जब 18 साल के युवक को अपने देश की सरकार चुनने के लिए परिपक्व माना जा सकता है, तो ये भी माना जाना चाहिए कि वो अपनी पत्नी चुनने के लिए भी समझदार है। विधि आयोग के मुताबिक पति की उम्र पत्नी से अधिक होना घिसी पिटी अवधारणा है, और अगर असमानता को सही मायने में हटाना है तो सहमति की आयु समान होनी चाहिए। विधि आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि शादी के बाद पति ने जो भी संपत्ति अर्जित की है उसे एक इकाई माना जाए। तलाक होने पर उस संपत्ति में पत्नी को भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। फिलहाल संबंध खत्म होने पर बराबर बंटवारा नहीं होने से एक पक्ष पर अनुचित बोझ आ जाता है। विधि आयोग का कहना है कि परिवार के लिए महिला अपने करियर तक से समझौता कर लेती है, घर में ज्यादातर कामों में हाथ बटाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए विधि आयोग ने पर्सनल और धर्मनिरपेक्ष कानून में संशोधन की सिफारिश भी की है। और अब बाढ़ और बारिश की खबरें। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सियांग नदी के बीच द्वीप पर फंसे 19 लोगों को वायुसेना ने सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि असम के धेमाजी जिले से 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ईटानगर से इस अभियान पर नजर रखे हुए थे। पुनर्वास के लिए प्रत्येक पीड़ित को 1-1 लाख रुपए की मदद का भरोसा भी दिया गया है। अरुणाचल के विधायक लोम्बो तयेंग ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को रिपोर्ट भी भेजी है और हालात का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम को राज्य के प्रभावित इलाकों के दौरे पर भेजने का आग्रह किया है। असम में जिला प्रशासन लगातार सियांग नदी के जलस्तर की निगरानी कर रहा है। प्रशासन ने बताया कि हालात के मद्देनजर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। असम जल संसाधन विभाग ने इंजीनियर को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। विभाग ने हालात की निगरानी करने के लिए पासीघाट पर इंजीनियर भी तैनात किए हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने कहा है कि पासीघाट में सियांग का जलस्तर शुक्रवार से धीरे धीरे घट रहा है। मेघालय में भी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। पश्चिमी गारो हिल जिले के डिप्टी कमिश्नर राम सिंह ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को हालात की निगरानी करने के लिए कहा गया है। उधर नागालैंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। कई परिवारों ने राहत शिविरों में शरण ली हुई है। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें हुगली, बीरभूम, 24 परगना और बर्धमान जिले में हुई हैं। वहीं ओडिशा की बात करें तो वहां महानदी का जलस्तर घट रहा है, जिससे राज्य में बाढ़ का खतरा टल गया है। हीराकुंड बांध के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। राज्य सरकार ने 11 जिलों के बढ़ते जलस्तर के चलते चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, आरके पुरम, हौज खास इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है। लक्ष्मी नगर इलाके में जल भराव हो गया है। बारिश से सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कला और संस्कृति को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उपराष्ट्रपति के मुताबिक मानव जीवन के हर पहलू पर संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। उपराष्ट्रपति ने बातें थिएटर, संगीत और कला के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यकलापों में युवाओं को बराबर अवसर देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने ये अवार्ड पौराणिक कलाकार रतन थ्याम, पद्म भूषण TN कृष्णन और पद्म विभूषण सतीश गुजराल को कला और संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए दिया। The culture plays an important role in improving the quality of our lives. What is life? Life is not simply eating, meeting, greeting, or moving around, or enjoying some wealth and all. Life is of all these things. That's why you go through the history, our Rajas, Maharajas, kings, even others, they all used to encourage different forms of arts. बिम्स्टेक देशों के नेताओं ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सतत विकास के लिए सार्थक सहयोग और एकजुटता की प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही बिम्स्टेक को गतिशील, प्रभावी और परिणामोन्मुखी संगठन बनाने पर जोर दिया है। कल नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन के समापन पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने काठमांडू घोषणा पत्र का मसौदा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कल काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए नई धर्मशाला का उद्घाटन किया। ये धर्मशाला भारत के सहयोग से बनाई गई है। 400 बिस्तरों वाले नेपाल मैत्री पशुपतिनाथ धर्मशाला के नाम से ये जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत और नेपाल के बीच स्थायी संबंध का प्रतीक है। सिर्फ काठमांडू और नई दिल्ली मिल जाए, सिर्फ काठमांडू की सरकार और नई दिल्ली की सरकार मिल जाए, इतने से बात बनती नहीं है जब तक हर नेपाली, हर हिंदुस्तानी एक दूसरे से मिलजुलता नहीं है, ताकत बनती नहीं। और आज पीपल टू पीपल शक्ति को बढ़ावा देने का एक उत्तम काम नेपाल भारत मैत्री का प्रतीक इस धर्मशाला का यहां लोकार्पण हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी मैं काठमांडू आता हूं तो यहां के लोगों का स्नेह और अपनापन मैं बहुत हृदय से फील करता हूं। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के प्रति भी यही आत्मीयता नेपाल में नजर आती है। विख्यात जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज का निधन हो गया है। वो 51 साल के थे और पिछले 2 दिनों से बीमार थे। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। तरुण सागर जी महाराज को उनके कड़वे प्रवचन के लिए भी जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुनि तरुण सागर जी महाराज के निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तरुण सागर जी महाराज को हमेशा उच्च आदर्शों और समाज में योगदान के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचार हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। और अब खबरें एशियाई खेलों से जुड़ी हुई। अठारहवें एशियाई खेलों में आज कई अहम मुकाबले होंगे। मुक्केबाज अमित पंघल 49 किलोग्राम के फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। महिलाओं की स्क्वैश टीम हांगकांग से फाइनल में भिड़ेगी। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ कांस्य पदक जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। एशियाई खेलों में भारत कल 2 सिल्वर मेडल समेत भारत को 6 पदक मिले हैं। महिला हॉकी में भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। उधर नौकायन में भारत को 3 पदक मिले। महिला वर्ग की जोड़ी वर्षा गौतम और श्वेता शर्वेकर ने रजत पदक दिलाया तो कांस्य पदक वरुण ठक्कर, गणपति चेंगप्पा और हर्षिता तोमर ने दिलवाया। बॉक्सर विकास कृष्ण ने 75 किलो वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। और स्क्वैश के पुरुष वर्ग में भारतीय टीम सेमीफाइनल में हांगकांग से 0-2 से हार गई और उसे कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। भारत अब तक 13 गोल्ड समेत 65 पदकों के साथ 8वें नंबर पर बना हुआ है।
भारत की स्प्रिंट क्वीन दुती चंद जकार्ता एशियन खेलों में 2 रजत पदक लेकर देश लौटी हैं। उन्होंने 100 मीटर रेस में सिल्वर मेडल के बाद 200 मीटर रेस में भी रजत पदक हासिल किया। दुती 1986 के बाद 100 मीटर और 200 मीटर में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 1986 में पीटी उषा ने 100 मीटर में रजत और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। दुती ने बताया कि अगले ओलंपिक में पदक जीतना उनका लक्ष्य है। दुती फिलहाल ओडिशा के कलिंग इंस्टीट्यूट से LLB की पढ़ाई कर रही हैं। एथलीट दुती चंद हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस जकार्ता में चल रहे एशियाड में 2 सिल्वर पदक जीते और रिकॉर्ड कायम किया। 32 साल का ये रिकॉर्ड है और आज जानते हैं उनका सफ़र कैसा रहा। दुती, ये वास्तव में रिकॉर्ड रहा क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद, कई बार मुश्किल 2014 में मुश्किल आई आपके सामने, लेकिन ये जो इस बार आपने पदक हासिल किया उसने सारी मुश्किलों को दूर कर दिया। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 इवेंट में 2 मेडल लिया मैंने, सिल्वर मेडल, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि मैं एशिया लेवल में, जूनियर लेवल में तो काफ़ी मेडल जीता था, सीनियर लेवल में कभी सेकंड नहीं हुआ था। भुवनेश्वर जब हुआ था तो इधर भी ब्रॉन्ज मेडल लिया था मैंने और पुणे में भी ब्रॉन्ज लिया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही कि जो 2 लोग मुझे हमेशा काट के आगे बढ़ते थे, काजाख्स्तान का जो 2 लड़की, सारा सबको मैंने हराया। मेरा जो पर्सनल बेस्ट टाइम दिया 200 में 23 डेट, कभी लाइफ में नहीं भागा था मैंने, और 100 में भी 11.32 दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 2 मेडल दे पाया हमारे देश के लिए। अच्छा दुती, एक बड़ी कभी ऐसा होता कम है कि कोई 100 मीटर कर रहा है फिर उसके बाद वो कोशिश करे 200 मीटर की भी, ये रेयर होता है, तो ऐसा ये कैसे हुआ? एक्चुअली 100 मीटर में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए हमको 200 का रिपीटेशन ज़्यादा लगाना पड़ता है, 200 300 ऐसा ट्रेनिंग ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसका अक्सर उधर गिरता है। और 200 में बेसिकली क्या होता है ना, 400 वाले मिडिल डिस्टेंस वाले भी आते हैं, स्प्रिंटर लोग भी जाते हैं, तो उसमें पता चलता है कि मेरा बेसिकली स्कोर मेरा बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा से सीक्वेंस के वजह मैंने स्पीड करते हैं, तो 200 के साथ 100 भी और 100 के साथ 200 भी दोनों मिला जुला। लेकिन ये बताइए, जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है, बहुत स्थिति अच्छी नहीं रही है, तो वो वहाँ से सहारा कैसे मिला आपको? सहारा तो जैसे वो कि पेड़ होता है ना, जो इसका मिट्टी में नहीं होता, सिर्फ पेड़ के ऊपर बढ़ता है, तो इसी तरह है मैं, क्योंकि मेरे को सहारा देने वाला फैमिली लोग तो मुझे प्रमोट किया था, लेकिन ज़्यादा जो मनी ज़रूरत था सामत सर ने मुझे दिया, इनके वजह आज मैंने यहाँ तक पहुँची। और मुझे उसी टाइम में मदद नहीं किया होता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते मैंने। एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया और बहुत ही शुरुआती स्तर से रहकर, और निश्चित तौर पर भारत के लिए और खासकर इस ओलंपियाड में, इस एशियाड में जो प्रदर्शन हुआ है वो वास्तव में बेहतरीन रहा और दुती चंद जैसे लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली में राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए एक नजर डालते हैं एशियाई खेलों की पदक तालिका की मौजूदा स्थिति पर। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 6 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड फिलहाल भारत से 21 रन पीछे है। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज एलिस्टर कुक और जेनिंग्स क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले पहली पारी में भारत के चेतेश्वर पुजारा के नाबाद 132 रन की पारी के दम पर 273 रन बने। भारत को पहली पारी में 27 रनों की बढ़त हासिल हुई। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 246 रन बनाए थे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आखिर में एक नजर देश भर में मौसम के हाल पर, और ब्रेक के बाद विशेष में देखिए बिम्स्टेक। नमस्कार।